हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हो? तैयारी चल रही है बहुत ही अच्छी। बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर 2 जो है 10th क्लास का एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और इस पार्ट में हम रिमेनिंग पार्ट को पूरा खत्म करते हैं। बेस जो है वो बच गया था, एसिड को हमने पूरा देख लिया। बेस की प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर, पीएच और सॉल्ट, ये जो बचे हुए टॉपिक हैं जिन पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, इनको हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। और देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेस की। इससे पहले हमने एसिड की प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। यहां पर हम जो है बेस के बारे में सारी डिटेल निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर बेस की बात की जाए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें बेस की प्रॉपर्टीज देखनी है तो सबसे पहले इसके टेस्ट की बात करते हैं। बेस का जो टेस्ट है वो जनरली कैसा होता है? बिटर। यानी जनरल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं तो बेस जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। फिर उसके बाद अगर इनको पानी में यानी कि वाटर सॉल्यूशन में इनको डिसॉल्व किया जाए तो बेस जो है वो कौन से आयन रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस, OH-1 आयंस रिलीज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद अगर बात की जाए तो बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, बेस जो है उनका सोपी टच होता है। सोपी टच का मतलब ये स्मूथ होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर बेस की देखी जाए तो बेस भी जो है वो कोरोसिव है। जैसे एसिड में हमने पढ़ा था ना कोरोसिव, वैसे बेस भी क्या है? कोरोसिव नेचर के हैं। फिर उसके बाद बात की जाए तो एक स्पेशल टॉपिक है और वो है एल्कली बेस। अब ये एल्कली मतलब क्या होता है? मतलब कि एल्कली बेस क्या है? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल है वो सारे बेसिस क्या हैं? एल्कली बेसिस हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वो बेस है जो पानी में जाते ही क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस क्या होते हैं? एल्कली बेस होते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया हमने। अब इसके बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी बेस की भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ज्यादा नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन जितनी है उतनी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेनली इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली, सबको पता है कि बेस जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या बना देगा? वाटर। और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो हमने एसिड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा, तो यहां भी पढ़ रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल में देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ H2O बनेगा। यानी यहां पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में न्यूट्रल सॉल्ट बना रहा है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि बेस का रिएक्शन अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवा दे, रिमेंबर मैंने बताया था कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक। और एक बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो प्रॉपर्टी वाइज प्रोडक्ट में क्या बनना है? सॉल्ट और वाटर। तो यहां पर भी क्या होगा? सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। यानी हमने कोई भी बेस ले लिया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर वापस वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, एक हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी कार्बन डाइऑक्साइड से, तो एक तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। तो आप देख लो, सॉल्ट और वाटर बन रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड, सही है ना? तीसरा जो है वो ये है कि बेस जो है वो अगर मेटल के साथ में रिएक्ट कर लेंगे तो ये भी सॉल्ट के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल वाइज यहाँ पर रिएक्शन करवा देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो ये बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। सोडियम जिंकेट एक फॉर्म सॉल्ट बन गया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। दैट मीन्स यहां पर क्लियर हो गया कि बेस का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन अगर मेटल से होगा तो ये भी सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बनाएंगे।
तो बेस के बारे में ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, बट ये है हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, और ये है उसके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेस को लेकर तो कहानी खत्म है। इससे पहले हमने एसिड के बारे में पढ़ा ना कि एसिड किससे रिएक्ट करके क्या बना सकता है, तो वहां 5 रिएक्शंस थी। एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड। अब वो मेटल एसिड था तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा था, और यहाँ पर ये किससे कर रहा है, मेटल के नॉन मेटल के ऑक्साइड से। तो थोड़ा सा ये रिएक्शन वाला पार्ट अगर देख लोगे तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है वो क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स हैं, और एसिड और बेस में इनका क्या इफेक्ट रहेगा, क्या अफेक्ट करेंगे, कौन सा ऑब्जर्वेशन देंगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंस कह दो या सब्सटेंस कह दो, ये वो हैं जो या तो फिर अपनी ओडोर चेंज करेंगे या फिर अपना कलर चेंज करेंगे ऑन एडिंग एसिड और बेस। अगर हम यहाँ पर एसिड और बेस में इनको ऐड करें तो ये अपने अंदर कलर चेंज या फिर ओडोर चेंज देते हैं। तो ये कौन होते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस which change their color or odor on adding acid or base in it। मतलब कि एसिड बेस में इनको अगर हमने ऐड किया तो एसिड में और बेस में अपना ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है लेबोरेटरी के अंदर। तो इसके लिए इंडिकेटर के लिए 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, जो हमें कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और एक होते हैं सिंथेटिक, जिनको बनाया जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर जो है और सिंथेटिक जो है, नेचुरल में कौन कौन से हैं, लिटमस, दूसरा अगर हम बात करें तो चाइना रोज, रेड कैबेज, और अगर बात की जाए टर्मरिक, सही है ना। तो टर्मरिक भी हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, लिटमस हो गया। एक आपको मैं बताता हूं कि ऑलिव ऑयल, ऑलिव नहीं, क्लोव, सॉरी, क्लोव ऑयल, अनियन एंड वनीला, ये 3 ऐसे हैं जो है तो नेचुरल, बट ये ऑल फैक्ट्री है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब स्मेल से पता चलता है, मैंने कहा ना ओडोर। तो ये वो है जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, तो नेचुरली ये नेचर से मिलता है। तो ये सब के सब किस में आते हैं, नेचर में आते हैं। और सिंथेटिक में आपको 2 याद रखने हैं, एक तो याद रखना है फिनोल्फथालीन और एक याद रखना है मिथाइल ऑरेंज। अब इनके ऑब्जर्वेशन आपको पता होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे लिटमस है, तो लिटमस क्या करेगा, एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा और बेस में रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू। चाइना रोज जो होता है उसके लिए क्या बताया जाता है कि चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट है, यानी चाइना रोज एक तरीके से क्या है, फूल होता है। चाइना रोज का जो पौधा होता है, गुड़हल का पौधा होता है, उसका जो फ्लावर होता है रेड कलर का, उसकी पेटल्स को निकालते हैं, रेड पेटल्स को, और उसको गर्म पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से क्या निकलता है, एक्सट्रैक्ट। अब वो एक्सट्रैक्ट बहुत ही लाइट पिंक कलर का होता है। जैसे ही उसको हम एसिड में ऐड करेंगे, मतलब कि मैं एक काम करता हूं, यहां से इनके ऑब्जर्वेशंस ले लेता हूं, सिंथेटिक को भी यहां नीचे की तरफ डाल देता हूं और सारे ऑब्जर्वेशन यहां चले जाएंगे। तो नेचुरल में ये हो गए हैं, इसकी के नीचे लिख देता हूं सिंथेटिक। सिंथेटिक में एक तो था हमारे पास में फिनोल्फथालीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इस तरफ एसिड और बेस में इनका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो इससे हमारे पास एक टेबल बन जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि किसका क्या ऑब्जर्वेशन रहता है। तो लिटमस की बात करें तो एसिड में ब्लू लिटमस से क्या हो जाएगा, रेड, और रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू। यानी अगर बेस में रेड लिटमस को डिप करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू को अगर हम एसिड में करेंगे तो रेड हो जाएगा। चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो एसिड की प्रेजेंस में कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, यानी डार्क पिंक। जबकि बेस में ये चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, ग्रीन। मैंने इससे पहले अपने शॉर्ट में चाइना रोज के 2 वीडियो डाल रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट जो है वो कैसे देता है। तो रेड कैबेज की बात की जाए, रेड कैबेज के लिए भी अगर हम बात करें तो इसमें रेड कलर आएगा और इसमें ग्रीन।
टर्मरिक एसिड में कोई चेंज नहीं है, येलो का येलो ही रहेगा। टर्मरिक का मतलब क्या होता है, हल्दी, और हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो। तो यहाँ तो येलो ही रहेगा, बट बेस में जाते ही वो कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन, एकदम रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्लोव ऑयल, अनियन और वनीला, मैंने क्या कहा, ये क्या है, एक तरीके से ये वो है जो स्मेल यानी ओडोर से पता चलता है। तो क्लोव ऑयल, अनियन और वनीला एसिड के अंदर इनकी जो स्मेल है उसके लिए लिखा जाता है रिमेन सेम, यानी कि एसिड अगर इनके ऊपर डालेंगे तो इनकी जो स्मेल है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहां पर बेस में वो क्या हो जाएगी, सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वो दब जाएगी, मतलब उसका टेस्ट और उसकी जो स्मेल है वो छुप जाएगी। फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो एसिड में फिनोल्फ्थालीन का कोई चेंज नहीं है, बट बेस में कैसा हो जाएगा, पिंक। और मिथाइल ऑरेंज जो है उसको अगर हम एसिड में रखते हैं तो जनरली एसिड के अंदर इसका कैसा कलर आएगा। फिनोल्फ्थालीन के लिए अगर हम बात करें तो फिनोल्फ्थालीन तो हमने पता चल गया, मिथाइल ऑरेंज जो है वो यहाँ पर कौन कौन सा कलर आएगा, एसिड में रखेंगे तो कौन सा होगा, तो एसिड में आएगा इसका रेड कलर, और यहाँ पर आ जाएगा येलो कलर। इस तरीके से इंडिकेटर वाला पार्ट भी आपको इतना ही याद रखना है, इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और एसिड बेस में उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहता है कि वो किस टाइप के इंडिकेटर एसिड और बेस में क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम क्या करते हैं, एक तो रह गया है पीएच और एक रह गया है सॉल्ट, तो उन दोनों की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीएच। अब इस पीएच के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, यानी चैप्टर 2 का जो ये टॉपिक है पीएच। पीएच का मतलब होता है एक ऐसी स्केल जो किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो पीएच रेंज से पता चल जाता है। मतलब पीएच स्केल में अगर वैल्यू 0 to 7 के बीच में है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 to 14 आ रही है दैट मीन्स वो क्या है, बेस। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पीएच क्या है, और पीएच स्केल का डायग्राम बनाना, मतलब एक लेबल्ड स्ट्रक्चर बनाना है, और पीएच के रूटीन लाइफ में यूजेस क्या क्या हैं, एवरीडे लाइफ में यूजेस क्या हैं। तो पीएच को लेकर के ये 2-3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, या कई बार क्या होता है कि XYZ करके गिवन सॉल्यूशन कैसा है उस पर क्वेश्चन आते हैं कि भाई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 है, तो बता दीजिए कि ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सी नेचर का है, और इसमें रेड लिटमस डालेंगे तो क्या होगा, ब्लू डालेंगे तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर पीएच को लेकर के बात चल रही है। तो शुरुआत में इसको भी हम 2 पार्ट में एक बार देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो पीएच में जो पी है, P इज स्टैंड फॉर पोटेंज। ये जो पोटेंज वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है, यानी इस पोटेंज का जो मतलब होता है वो होता है पावर। दैट मीन्स पीएच में जो H है वो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज अ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन गिवन सॉल्यूशन। ये हम इसको शॉर्ट में एक बार बता सकते हैं कि ये पीएच क्या है। अब जो पीएच की जो रेंज है वो होती है 0 to 14, है ना। अगर हम बात करें कि पीएच स्केल जो होती है तो पीएच स्केल का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, 0 to 14, बिल्कुल मिड में क्या है, 7। अब आपको एक ग्राफ बनाना है, जिस ग्राफ से क्या पता चलेगा, इस तरीके से ये ऊपर का जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का एरिया है जो धीरे धीरे कम हो रही है। और ये आपको जो एरिया दिख रहा है जिसमें मैं राउंड राउंड कर रहा हूं इस तरीके से, ये पूरा का पूरा हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि जो बेस रिलीज करते हैं ना, ये उसका एरिया है। तो आपको 2 एरिया दिख रहे हैं यहाँ पर, और बिल्कुल मिड में आप देखो यहाँ पर इस तरफ 7, इस जगह पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ रेंज सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर न्यूट्रल सब्सटेंस या न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात होती है। और 0 to 14 में ऊपर के अंदर ये जो ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है ये है H+ आयन का ग्राफ, और ये नीचे वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये है OH- आयन का ग्राफ। तो ग्राफ में आप 0 to 7 जो देख रहे हैं वो एसिड का रेंज है, और 7 to 14 जो है वो बेस का रेंज है। यानी इसमें अप्रॉक्स 0 to 3 और 0 to 4, देन 3 to 7, देन 10, देन 14,
यहाँ होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ होता है वीक एसिड, यहाँ होता है वीक बेस और यहाँ होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ओवरऑल देखा जाए तो 0 to 7 हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन की। 7 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, और 7 to 14 की बात की जाए तो फिर ये हो जाएगा बेसिक यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो पीएच को लेके डिफाइन कर दिया, पीएच की स्केल बना दी, उसकी रेंज बता दी है। अभी पीएच को लेकर के एक फॉर्मूला भी होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है, बट ओलंपियाड एग्जाम या फिर एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके न्यूमेरिकल आते हैं, वहां ये काम आ जाता है। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, बट इसको आप स्किप कर सकते हैं, एनसीईआरटी और बोर्ड के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पीएच के बारे में बात चल रही थी, तो पीएच किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक होने को इंडिकेट करेगा। दूसरा, इसके अंदर इसकी जो स्केल है वो आपको बनानी आनी चाहिए, आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी बुक में जो बनी हुई है वैसे भी बना सकते हो। ध्यान रखना रेंज का कि 0 to 7 और 7 to 14, यानी अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू लेस देन 7 है दैट मीन्स वो एसिड है, मोर देन 7 है इसका मतलब वो क्या है, बेसिक है, और अगर 7 है इसका मतलब वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। आगे बढ़े तो इसके एवरीडे लाइफ में यूजेस, जैसे हम बात करें हमारे बकल कैविटी की, आपकी जो बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, यानी ये माउथ वाला पार्ट है अंदर जहां पर दांत हैं, अंदर पूरा मीडियम है, इस बकल कैविटी का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है। अब हम जब खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में कुछ खाना फंस जाता है, वो उसका फर्मेंटेशन होगा, अगर वो वहां पर सड़ेगा तो उसमें से एसिड बनेगा, और कहीं ना कहीं हमारी बकल कैविटी का जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से नीचे जाएगा, तो 5.5, 4, 3 नीचे होने लगेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी। तो इससे क्या होगा, दांत खराब हो सकते हैं, दांतों का इनेमल खराब हो जाता है, कैविटीज हो जाती है, दांतों के अंदर कीड़े पड़ना। तो कुल मिलाकर के हमारा जो सलाइवा है, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, मैंने जब लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि सलाइवा का नेचर बेसिक होता है। तो सलाइवा जो है वो क्या करता है, इसकी पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है, वैल्यू को क्या करता है, अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। तो सलाइवा के फंक्शन में मैंने आपको बताया था, लाइफ प्रोसेसेस में सलाइवा के फंक्शन पूछते हैं, तो वहां पर आपको पूछते हैं कि सलाइवा जो है उसके रोल क्या है। तो पहला रोल हम लिखते हैं ना कि इट कंट्रोल द पीएच वैल्यू। क्यों करता है वो, खुद बेसिक नेचर का है, एसिडिक होने लगेगा तो वापस बेस निकलेगा, तो हमारे मुंह में कंटिन्यूसली सलाइवा तो निकलता ही रहता है, कभी भी हमारा मुंह अंदर से सूखा नहीं रहता, वेट रहता है, तो ये सलाइवा की वजह से है। दूसरा हमने लिखा था सलाइवा जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कर देता है और खाने को गीला कर देता है ताकि निगलने में इजी हो। तो वो सारी बातें हमने बायो में पढ़ी थी। अभी केमिस्ट्री के अंदर एक तो बक्कल कैविटी वाला जो है, दूसरा हमारे डाइजेशन के हिसाब से, तीसरा हमारी ब्लड है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.2 होता है, मतलब बेसिक है वो, तो उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे ब्लड के अंदर का पार्ट। कुल मिलाकर के एवरीडे लाइफ में हम इसके बहुत सारे यूजेस देख सकते हैं। जब हम फार्मिंग करते हैं यानी कि फील्ड में अगर बात की जाए तो सॉइल का पीएच वैल्यू जो होता है उसमें भी इसका यूज होता है। उसके अलावा प्लांट्स के हिसाब से भी इसको देखा जाता है। यानी ये कुछ बातें आपकी बुक में दी हुई हैं, आप आराम से एवरीडे लाइफ के कुछ यूजेस हैं, आराम से पढ़ सकते हो। पीएच के बारे में ये सारी बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक रहेगा अब सॉल्ट। ठीक है, एसिड हो गया, बेस हो गया, इंडिकेटर हो गया, पीएच हो गया। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट क्या है, कैसे बनता है, सॉल्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में काम आते हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी है ना, और बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर है। तो उन सब की हम अभी बात करेंगे। और सॉल्ट जो है, सबसे पहले तो सॉल्ट जो होता है जनरली इसकी पीएच की बात की जाए तो वो क्या होती है 7। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। लेकिन इसमें भी कुछ वेरिएशन आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट बनेगा कैसे। तो अगर मैं एसिड को बेस से रिएक्ट करवा दूं तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। एग्जाम्पल वाइज सबसे सिंपल एग्जाम्पल HCl है, NaOH से रिएक्ट करते ही क्या बन जाएगा, NaCl, साथ में H2। लेकिन ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, अगर इनके टाइप्स की बात की जाए तो ये आपके 2 टाइप के होते हैं मेनली। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन।
मतलब समझे आप, बेसिस ऑफ नेचर, यानी नेचर के बेसिस पे अगर देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसिडिक, एक होते हैं बेसिक और एक होते हैं न्यूट्रल। वही कंपोजिशन के बेसिस पे बात की जाए तो ये 2 टाइप के हैं। एक होते हैं सिंगल सॉल्ट, जिसको हम सिंपल सॉल्ट भी कहते हैं, और एक होते हैं डबल सॉल्ट। इसके बाद में एक कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बट अभी आप नहीं पढ़ोगे उसको, आप 11th-12th में पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे। तो हाल फिलहाल हम बात करें इनकी, तो मैंने कहा एसिडिक, मैंने कहा बेसिक, मैंने कहा न्यूट्रल। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? सॉल्ट में ये नेचर के बेसिस पे और कॉम्पोजिशन के बेसिस पे 2 टाइप के हो गए। अब एसिडिक का मतलब क्या हो गया? तो सीधी सीधी बात ये है कि एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनता है, लेकिन एसिड और बेस में भी स्ट्रॉन्ग और वीक वाली कहानी होती है। एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं, और बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्ट करने वाला एसिड है उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं और बेस को अगर हम वीक रखते हैं, तो बनता तो सॉल्ट है, बट उसमें प्रॉपर्टी किसकी डोमिनेटिंग होगी? एसिडिक की होगी। जैसे मैंने कई बार क्लास में एग्जाम्पल दिया है कि आपको इवनिंग टाइम में घर जाते ही एकदम से भूख लग जाए और आप मम्मी को बोलोगे कि आज तो पोहे खिला दो। अब मम्मी को आपने बोला कि मुझे तो गुजराती पोहे, खट्टे मीठे पोहे खाने हैं, है ना, गुजराती लोग तो खट्टे मीठे पोहे खाते हैं। तो मम्मी क्या करेगी? खट्टे मीठे के लिए शक्कर और नींबू का जुगाड़ करेगी कि नींबू डाल देते हैं और शक्कर डाल देते हैं तो खट्टा मीठा आ जाएगा। अब आपकी मम्मी ने अगर नींबू ज्यादा डाल दिया और शक्कर कम डाली, तो आपको पोहे जो हैं वो खाने में जैसे आप टेस्ट करोगे तो मम्मी को क्या बोलोगे कि मम्मी पोहे जो है वो खट्टे मीठे तो हैं, लेकिन नींबू ज्यादा होने की वजह से खट्टे ज्यादा है। मीठे हैं लेकिन खट्टे ज्यादा है। और अगर गलती से शक्कर ज्यादा पड़ जाए और नींबू कम पड़े, तो भी आप क्या बोलोगे? मम्मी है तो खट्टे मीठे, बट मीठे ज्यादा है, खट्टे कम है, क्योंकि नींबू कम पड़ गया होगा। कुल मिला के जो चीज कम होती है, रेसेसिव होती है, दबी है, वो उसका अपना असर नहीं आएगा, लेकिन जो डोमिनेटिंग है वो दिखेगी, उसका इफेक्ट आएगा, उसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। एसिडिक सॉल्ट का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला दो, अपने आप सॉल्ट आ जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको एसिड बेस अगर याद है तो आप रिएक्ट करो और बनाओ। एग्जाम्पल वाइज अगर मुझे एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक बेस लूंगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl की रिएक्शन में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कर देता हूं, जो कि वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बन जाएगा NH4Cl। इट इज अ एसिडिक सॉल्ट, साथ में बन जाएगा H2। ऐसे ही अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में वीक एसिड ले लेता हूं, तो मुझे यहां पर बेसिक सॉल्ट के साथ में क्या मिलेगा? वाटर। यानी अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो है NaOH, और वीक एसिड जो है, वीक एसिड की अगर हम बात करें तो CH3COOH। ये मिलकर के क्या बनाएगा? CH3COONA, और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। तो ये भी क्या है यहाँ पर? एक तरीके से ये बन गया आपके बेसिक सॉल्ट, ये बन गया आपके एसिडिक सॉल्ट। और अगर मैं यहाँ पर ऊपर देखो, हमने रिएक्शन ले रखी है, कौन सी है ये वाली, कि HCl को NaOH से रिएक्ट करवाया तो NaCl के साथ में H2O बनना है। यहाँ दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा। तो पहला कौन सा कॉन्सेप्ट था? एसिडिक सॉल्ट का। दूसरा कौन सा था कॉन्सेप्ट? बेसिक सॉल्ट का। और तीसरे कॉन्सेप्ट में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ एसिडिक न्यूट्रल सॉल्ट। सही बात है ना? तो ये देखो आपके सामने सारे एग्जाम्पल आ गए। अब हम बात करते हैं सिंपल और डबल सॉल्ट की। तो सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब सिंगल सॉल्ट। ये जितने भी सॉल्ट बने हैं ये सारे के सारे सिंपल है, नहीं कि सिंगल सॉल्ट है, एक ही सॉल्ट है। लेकिन अगर बात की जाए डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है? तो डबल सॉल्ट होता है आपके, एक ही एग्जाम्पल याद रख लो आप, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन याद रखना पड़ेगा। इसको पोटास एलम कहते हैं। हमारे घरों में जो फिटकरी होती है ना, फिटकरी इसी एग्जाम्पल है। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, इसको बोलते हैं पोटास एलम, यानी कि पोटेशियम और एल्यूमिनियम का साथ में सॉल्ट है। यानी एक ही फॉर्मूला में आपको दो दो सॉल्ट दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है? डबल सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए हाल फिलहाल हमने क्या देखा
कि ये क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें से बोर्ड के अंदर फिक्स क्वेश्चन आता है, चाहे वो ब्लीचिंग है, चाहे वो बेकिंग है, चाहे वो वॉशिंग है, इसके नेक्स्ट पार्ट में। यानी अभी फिलहाल अभी हम क्या कर लेते हैं, फटाफट इसका लास्ट पार्ट जो बचा है उसको खत्म करते हैं, फिर चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बच्चों अब है हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्ट के, जिसमें हमारे पास में नंबर 1 पे है कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और सबसे लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये खत्म होते ही, मतलब इन सबको पढ़ते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। कोई सा भी सॉल्ट हो, उस सॉल्ट का नाम, उसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन मेथड और यूजेस, ये 4 बातें आपको, और कोई स्पेशल पॉइंट है तो 5वीं बात वो। अगर ये बातें आपको पता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन अटेंड करने से रोक नहीं सकता। सबसे पहले है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो HCl और NaOH रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और H2O बनेगा। देन उसके बाद में यूजेस की बात की जाए तो कुकिंग में या फिर सोडियम और क्लोरीन को फॉर्म करने में, यानी जब सोडियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है तो हाई रिएक्टिव मेटल और जो होते हैं वो मॉडर्न स्टेट में मिलते हैं, वहां पर हम उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करके सोडियम अलग से निकाल सकते हैं, क्लोरीन अलग से निकाल सकते हैं। फिर उसके अलग अलग की यूजेस भी होते हैं। फिर उसके बाद में एक टॉपिक है क्लोर एल्कली प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क का पक्का आता है। या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि गिव शॉर्ट नोट ऑन क्लोर एल्कली प्रोसेस, या फिर आपको बोलते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखो, यूजेस लिखो। तो कुल मिलाकर क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या, यानी इसी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। एक्चुअल में ये एक 20% कॉन्सेंट्रेशन जो होती है एक्वस सॉल्यूशन की होती है, यानी कि एक तरीके से नमक का पानी। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हिच इज कॉल्ड ब्राइन, उसमें जब वो पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये 3 चीजें बनती हैं। ध्यान देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली बेस है। एल्कली बेस क्या थे, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, जो सॉल्युबल होते हैं पानी में। साथ में क्या बन रहा है, क्लोरीन, उसके साथ में हाइड्रोजन। तो एक एल्कली बेस और क्लोरीन साथ साथ बन रहे हैं, मतलब कि एल्कली और क्लोरीन साथ में है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इजी है ना ये तो। यानी सोडियम क्लोराइड को हमने क्या करना है, पानी के साथ में मिक्स करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिल रहे हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह दो या हाइपोक्लोराइड कह दो। देन उसके बाद में हम बात करते हैं इसके यूजेस की और प्रिपरेशन मेथड की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्या है, बेस है, उसमें क्लोरीन पास करेंगे तो क्या बनेगा, CaOCl2 और H2O। ये इसका प्रिपरेशन मेथड है और यूजेस है, आप देख सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री है, डिसइंफेक्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो ये याद करने वाली बातें होती हैं, इसको समझने की जरूरत नहीं है। बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए यहाँ पर NH3, NaCl, H2O, CO2 बहुत सारी चीजें हैं। कोई चटनी वटनी बनाते हैं तो थोड़ा बोलते हैं थोड़ा ये डाल दो, थोड़ा ये डाल दो, थोड़ा NH3, थोड़ा NaCl। NH3 का मतलब क्या है, अमोनिया। अमोनिया, NaCl, H2O, CO2 इन सबको मिलाते हैं तो NH4Cl और NaHCO3 बनता है। अब ये अमोनियम क्लोराइड तो एक सबलाइम सब्सटेंस है, 9th क्लास में पढ़ा था, तो ये तो इवेपोरेट हो जाएगा, अलग से निकल जाएगा सब्लाइम होके, सब्लिमेशन होके, हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यूजेस की बात की जाए तो फॉर बेकिंग, फॉर एंटासिड। वॉशिंग सोडा की बात की जाए, फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। इसको बोलते क्या है, 10 की वजह से डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट ऑफ क्यों, क्योंकि 10 हाइड्रोजन है उसमें। ये जितने भी है ना, जिसके पीछे H2 आता है ऐसे, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअल में ये सब क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इनके अंदर वाटर है, तो ये क्या हो गया, डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बनाते कैसे हैं, बस 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। इट इज अ हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। बनता कैसे है, तो जिप्सम को अगर हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर। ये ध्यान रखना, वैल्यू को नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सिंबल और ये लिखना जरूरी है। तो पीओपी के साथ में ये बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ में सबसे लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसका मतलब होता है इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बुक से निकाल के लिखी है, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हो,
जैसे अपने पास CuSO4.5H2 है जो ब्लू विट्रल है, ये जो 7H2 है FeSO4.7H2 ये ग्रीन विट्रल है। तो क्या होता है ना, किसी भी हाइड्रेटेड या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले फॉर्मूले में ये जो कैलकुलेट करके वाटर मॉलिक्यूल्स को काउंट करके लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं। एक चीज और याद रखना, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, इनके हाइड्रेटेड पार्ट को, यानी कि जब इन सॉल्ट्स में से वाटर को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस एमसीक्यूज में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये था आपका चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को इसमें अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अच्छा कमेंट में जरूर बताना कि ये आपको लग कैसा रहा है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, अगर कहीं पे लग रहा है कि सर कोई राइटिंग में या कोई फॉन्ट में या कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ है तो जरूर बताना कैसा लगा। कमेंट भी करना, अपने दोस्तों से शेयर भी करना, लाइक करना। ठीक है, चलो बाय।